वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कलचुरी राजवंश के ऊपर में। कलचुरी राजवंश जिसका भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, उस कलचुरी राजवंश के बारे में ये क्लास एक इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी बेहतरीन क्लास होने वाली है कि आप व्यापम से लेकर के पीएससी किसी भी परीक्षा में बैठिए, कलचुरी राजवंश से भारतीय इतिहास, छत्तीसगढ़ के इतिहास और भारतीय इतिहास दोनों से प्रश्न उठते हैं, जिसमें आज कलचुरी राजवंश के छत्तीसगढ़ में आगमन से लेकर के उनके राज शासन सब कुछ स्पष्ट करूंगा। क्या उनकी राज व्यवस्था थी, कैसे उनका प्रशासन था, क्या उन्होंने निर्माण किया, कहां कहां उन्होंने शासन किया, उनके समकालीन राजाओं, यानी कि बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। इसे कर लिए तो पीएससी प्री प्लस मेंस की दोनों की तैयारी हो जाएगी, प्री प्लस मेंस की और व्यापम की तो होना ही होना है। तो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप ईमानदार विद्यार्थी हैं तो अंत तक वीडियो देखेंगे, पसंद आएगी तब लाइक करिएगा, अभी लाइक मत करिए। देखिए, इनका जो कार्यकाल रहा है ये याद रखिएगा कि ये सन 550 से लेकर 1740 तक लगभग 1200 वर्षों तक भारत के किसी न किसी भाग में इन्होंने शासन किया। अब 1200 वर्षों तक जो साम्राज्य शासन किया, इससे ऐसा यह माना जाता है कि भारत में सबसे लंबा शासन अगर किसी का रहा है तो वह कलचुरियों का ही रहा है, क्योंकि 1200 वर्ष आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वक्त होता है। तो बिल्कुल सही समझा, 550 से लेकर के 1740 तक के लगभग 1200 वर्ष तक के ये पूरे भारत के किसी न किसी भाग में, कभी उत्तर भारत तो कभी मध्य भारत तो कभी दक्षिण भारत तो कभी पश्चिम भारत तो कभी पूर्व भारत, यह नहीं कहा जा रहा कि वो संपूर्ण भारत में एक साथ शासन किया, पर उनका अस्तित्व था वो समाप्त नहीं हुए। इसके बाद में हम अगला चलते हैं। अगर हम लोग देखें कि कलचुरी राजवंश के लोगों को किस नाम से जाना जाता था, तो जो कलचुरी राजवंश के लोग थे या जो कलचुरी राजा हुआ करते थे, जो कलचुरी नरेश हुआ करते थे, वो कलचुरी नरेश, वो कलचुरी राजा अपने आप को सहस्त्रार्जुन कहे जाने में गर्वान्वित महसूस करते थे। इसके पीछे का ना एक तथ्य है कि वो अपने आप को सहस्त्रार्जुन क्यों कहते थे, इसके पीछे का एक कारण है। तो ऐसा माना जाता है कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, ये महाभारत वगैरह से इन तथ्यों को लिया गया है। तो किंवदंती ये है कि ये अपने आप को सहस्त्रार्जुन कहलाने में बहुत अच्छा महसूस करते थे। आगे अपन देखें अगर, तो इन्हें कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कटचूरी। अगर आप लोगों से कभी पूछा जाए कटचूरी कौन है, तो वो कटचूरी ही कलचुरी है, और इन्हें कलतसूरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कलतसूरी हुआ या कलचुरी हुआ, तो ये एक ही नाम है। कभी पूछा जाए सहस्त्रार्जुन कौन से राजा अपने आप को कहलवाते थे, तो सहस्त्रार्जुन कहलाने में गर्व का अनुभव कलचुरी साम्राज्य के लोग करते थे, क्योंकि वो अपने आप को सहस्त्रबाहु का ही वंशज मानते थे, सहस्त्रबाहु का ही वंशज मानते थे। कुछ शिलालेखों में इन्हें कलचुरी भी कहा गया है और कहीं कहीं इन्हें कलाचारी भी कहा गया है। तो कलाचरी कहने की वजह से ये कुछ नाम प्रसिद्ध है इनके। तो कभी कलचुरी, कलसूरी, कलाचरी, ये नाम लोगों को, आप लोगों को याद रखना है। आगे अपन देखते हैं, कई बार बोला जाता है कि है वंशी कौन है। तो जो है वंशी हैं, है वंशी, ये है वंशी भी कलचुरी वंशी ही हैं। तो जो कलचुरी वंशी हैं उन्हीं को है वंशी या है वंशी को ही कलचुरी वंशी कहा जाता है। कभी आप लोग से लिख दे कि छत्तीसगढ़ में है वंशियों के आगमन के बारे में बतलाइए, तो आप कलचुरी वंश के आगमन के बारे में ही लिख करके आएंगे। एक ही नाम है, कलतसूरी, कलसूरी, कलाचारी और है वंशी अगर मैं कहूं तो एक ही चीज है। ये थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए इसको अलग से लिखवा दिए हैं। अगर माने कि भाई ये लोग राजा हैं, शासन कर रहे हैं, मतलब नरेश है, राजा हैं, तो आखिरकार ये लोग कौन से वंशी राजा है? तो दो वंश हुआ करते थे राजपूतों में, एक होता था चंद्रवंश और एक होता था सूर्यवंश। तो ये हुआ हमारा मून और ये हुआ हमारा सूर्य भगवान, सन। तो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दो हुआ करते थे। तो याद रखिएगा, कलचुरी वंश के लोग अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। ये चंद्रवंशी क्षत्रिय थे।
तो ये चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे, चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। अब इनकी कुछ राजधानियों के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार कलचुरियों की राजधानी कौन कौन सी रही जहां पे इन्होंने शासन किया। तो जैसा कि हमने जाना कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में शासन किए, तो इनकी प्रमुख राजधानी में कालंजर, ये सब नाम याद होने चाहिए, पूछा जा सकता है। ऐसा लिख के दे देगा कि निम्न में से कौन सी इनकी राजधानी कभी नहीं रही, और वो 4 ऑप्शन लिख देगा। कालंजर लिख देगा, प्रयागराज लिख देगा, प्रयाग लिख देगा, त्रिपुरी लिख देगा, त्रिपुरी लिख देगा, काशी लिख देगा, है ना, काशी लिख देगा, तुम्बाड़ लिख देगा, रतनपुर लिख देगा, ये आपका छत्तीसगढ़ में रतनपुर का ब्रांच था इन लोगों का, खल्लारी लिख देगा, है ना, और रायपुर लिख देगा। तो ये जितने भी जगह मैंने लिखवाई है ना, ये इनकी कभी ना कभी राजधानी रही है। तो आपको याद रखना चाहिए कालंजर, प्रयागराज, त्रिपुरी, काशी, तुम्बाड़, रतनपुर, खल्लारी इनकी राजधानी रही है। अब अपन आगे चलते हैं। आखिरकार 1550 में जिस वंश की हमने स्थापना करी, जिसको हम लोग कलचुरी राजवंश कह रहे हैं, इसकी स्थापना की किसने, यानी कि इसका आदि पुरुष कौन था। तो जब हम लोग इसके मूल पुरुष या आदि पुरुष के बारे में आते हैं, जिसने इस कलचुरी वंश की शुरुआत करी, तो हमें जानकारी प्राप्त होती है। मैं इतने को रब कर रहा हूं, अगर आप नहीं लिखे होंगे तो बाद में देख लीजिएगा, अभी पूरी क्लास को सिर्फ देखते चलिए, समझते चलिए, है ना। याद रखिएगा, इसका जो मूल पुरुष है, मूल पुरुष मतलब जिससे इस वंश की शुरुआत हुई, वो व्यक्ति जिसने इस पूरे वंश को शुरू किया, उस मूल पुरुष का नाम कृष्णराज बताया जाता है। उस मूल पुरुष का नाम कृष्णराज बताया जाता है। तो कृष्णराज ही इनका मूल पुरुष है, ये आप लोगों को याद रखना है, जिसने इस वंश की स्थापना करी। वैसे इस वंश की स्थापना करने के बाद में 500 से लेकर के 575 तक इसी ने शासन किया। किसने? कृष्णराज ने। तो याद रखिएगा, कृष्णराज इसका मूल पुरुष है। कभी पूछा जाए कि कलचुरी वंश का मूल पुरुष कौन है, तो कृष्णराज। लेकिन याद रखिएगा, ये भारत के कलचुरी वंश का मूल पुरुष है। यहां पे कंफ्यूजन ये हो जाता है स्टूडेंट्स को, वो पूछता है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का मूल पुरुष कौन है, या छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी वंश के शासक ने कलचुरी वंश का प्रवेश कराया, है वंश का प्रवेश कराया। तब आपको छत्तीसगढ़ के रेस्पेक्ट में अलग आंसर देना है, वो अभी हम पहुंचेंगे। पर भारत के रेस्पेक्ट में कलचुरी वंश की उत्पत्ति करने वाला या भारत में कलचुरी वंश को लाने वाला कृष्णराज कहलाएगा। इसके बाद में अपन याद करते हैं, तो इस पूरे सीक्वेंस को अपन देख लेते हैं कि इसके बाद में कौन कौन होगा। कृष्णराज हुआ, कृष्णराज के बाद में उसका एक पुत्र होगा, पुत्र का नाम है, जस्ट इसके बाद में इसका पुत्र आएगा शंकरगण। शंकरगण प्रथम, ये 575 से लेकर के 600 ईस्वी तक के शासन करेगा, लगभग 25 साल तक के। शंकरगण के बाद में उसके पुत्र होगा। तो याद रखिएगा, कृष्ण भगवान पूजा करते थे शंकर जी की। शंकर जी के बाद में हो जाएगा बुद्धराज। बुद्धराज होगा, ये लोग नाम के पीछे में राज लगा रहे हैं। बुद्धराज होगा। बुद्धराज जो है ये 600 से लेकर के 620 तक के शासन करेगा। 600 से लेकर के 620 तक के शासन करेगा। और इसके बाद में जैसे ये बुद्धराज खत्म होगा ना, ऐसा माना जाता है कि लगभग 150 वर्षों का इतिहास हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मतलब उसके अभी तक के हमको कोई शिलालेख, कोई लेख, कोई किताब, कोई बताने वाला मिला नहीं। तो इसके बाद में कौन राजा बना, नहीं बना, ये हम लोग को ज्ञात नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये मालूम है कि कृष्णराज, शंकरगण और बुद्धराज ये 3 क्रम में थे। इसके बाद 620 के बाद का इतिहास हमको ज्ञात नहीं है, 150 वर्ष तक का। उसके बाद में अपन आगे सीधा इसकी शुरुआत करेंगे। तो अभी तक की क्लास अगर आप लोगों को समझ में आई है, और अगर आप लोगों को कलचुरी वंश पूरा समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपका जो शेयर करना है वही हमें मोटिवेट करता है। क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी और पढ़ाते हैं आप लोगों को। अब इतना चीज अपन समझ गए, तो गुजरात हुआ, कोंकण हुआ, विदर्भ हुआ, ये सभी के स्वामी थे कलचुरी वंश के लोग। अब यहां पे एक सीक्वेंस हो रहा है कलचुरी वंश में। एक्चुअल में 150 वर्ष के इतिहास के बाद का जो इतिहास है वो कुछ ऐसा सामने आता है कि 9वीं शताब्दी के आसपास, 9वीं शताब्दी के आसपास, बिटवीन 9th सेंचुरी, कलचुरी ने साम्राज्य विस्तार किया। और उस वक्त राजा थे वामराज देव।
उस वक्त राजा थे वाम राजदेव। ये नाम याद रखना क्योंकि ये विस्तार कर रहा है, जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है उससे क्वेश्चन बनता है। कब? 9th सेंचुरी में। 9वीं शताब्दी में वाम राजदेव ने गोरखपुर प्रदेश पर आधिपत्य कर लिया। गोरखपुर आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश में आता है, गोरखनाथ। तो ये गोरखपुर प्रदेश में आधिपत्य किया, अपना शासन किया। अब गोरखपुर प्रदेश में अपना आधिपत्य करने के बाद में इसने बड़ा दिमाग का काम किया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा? क्योंकि देखो, जो जीता खुद पर जो किसी और को दे दे अपनी जीती हुई संपत्ति, वो भी युद्ध से जीती हुई संपत्ति, जहां पे मृत्यु की भी चांस थी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वाम राजदेव ने गोरखपुर प्रदेश पे आधिपत्य स्थापित किया, लेकिन इसको अपने भाई लक्ष्मण राज को, देखो सबसे अच्छी जोड़ी कौन से भाई की है? राम लक्ष्मण की, राम लखन की जोड़ी बोलते हैं ना, तो उसी से याद रखना। इसका भी भाई था, नाम था लक्ष्मण। इसी लक्ष्मण राज को दान दे देगा। ये लक्ष्मण राज को वहां का गद्दी बैठा देगा, वहां की गद्दी सौंपेगा। तो वहां की जो गद्दी है वो सौंप दिया। तो किसको सौंपा? लक्ष्मण राज, जो कि उसका संबंध से भाई है, उसको इसने अपनी गद्दी सौंप दी। अब विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हुआ क्या। अभी तक के इनका वंश 2 वंश हो गया है। अब समझिएगा, ये ऑलरेडी भारत के गुजरात में शासन करते थे। कोंकण हुआ, गुजरात हुआ, विदर्भ हुआ, इनका शासन था। यूपी तक ये आ चुके थे, उत्तर प्रदेश तक। और यहीं पर बहती है हमारी सरयू नदी। और हमारा जो अब गोरखपुर में इनका कब्जा होगा, गोरखपुर में इनका साम्राज्य स्थापित होगा। तो गोरखपुर में इन लोग क्या करेंगे? गोरखपुर सरयू नदी को अपना बॉर्डर बना देंगे और बोलेंगे इधर का अलग चीज। यहां पे गोरखपुर में कौन कब्जा किया भैया? गोरखपुर को जीता तो वाम राजदेव, पर इसको दे दिया अपने भाई को, लक्ष्मण राज को दे दिया, अपने भाई लक्ष्मण राज को गद्दी दे दी। तो लक्ष्मण राज अब उस गद्दी पे बैठ जाएगा। लेकिन ये जो लक्ष्मण राज अब जिस वंश की शुरुआत करेगा, वो लक्ष्मण राज अब जिस वंश की शुरुआत करेगा, वो वंश आगे जाकर के, क्योंकि सरयू के इस पार के हैं, ये लोग मुख्य रूप से इधर से थे, और क्योंकि इधर से देखोगे तो सरयू के इस पार का हिस्सा है, तो ये लोग सरयू पार के, ये लोग क्या कहलाए? सरयू। आप लोग सुने होंगे सरयू पारी, तो सरयू पार के कलचुरी कहलाए। ये लोग सरयू पार के कलचुरी कहलाए। अब ये लोग बन चुके हैं सरयू पार के कलचुरी। अब सरयू पार के कलचुरी ये लोग बन चुके हैं, और सरयू पार की कलचुरी बन करके अब ये लोग राज करेंगे। तो अब यहाँ पे एक इधर वाले कलचुरी हो गए और एक इधर वाले कलचुरी हो गए। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कलचुरी वंश का मूल पुरुष, आप सभी कृष्णराज लिख करके आ जाएंगे, जो सही भी है, लेकिन पूछा जाएगा सरयू पार के कलचुरियों का मूल पुरुष। तो सरयू पार के कलचुरियों का मूल पुरुष या पहला व्यक्ति जो उनका साम्राज्य स्थापित किया, वो लक्ष्मण राज है। तो यहां पे आप लोगों को चीजों को समझते हुए चलना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। अभी छत्तीसगढ़ तक नहीं आए हैं ये लोग ना, याद रखना छत्तीसगढ़ में कब से आएंगे इसको भी अपन को देख करके चलना है। अब वामराज देव के पुत्र ने त्रिपुरी यानी महिष्मती के समान नर्मदा तट को अपनी राजधानी बनाई। तो वामराज देव जो है, अब इसका पुत्र जो होगा वो अपनी राजधानी त्रिपुरी को बनाएगा। आप लोगों के मन में आता होगा कि ये त्रिपुरी इनकी राजधानी बनी है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया है, लेकिन त्रिपुरी है कहां? तो याद रखिएगा, ये महिष्मती, आप लोगों ने महिष्मती नाम सुना है ना? महिष्मती आप लोगों ने एक बहुत फेमस फिल्म है उसमें नाम सुना होगा, जो बहुत चली थी, महिष्मती साम्राज्य। तो ये कहां है? ये पूरा जो त्रिपुरी और महिष्मती का क्षेत्र है ना, ये आपके नर्मदा के आसपास का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के रेंज का क्षेत्र है ये। तो उसी को हम लोग त्रिपुरी कहते हैं। देखो एमपी तक पहुंच चुके हैं, यानी कि अब छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। यूपी से सरयू पार कर रहे थे अपन अभी, अब एमपी तक पहुंच चुके हैं, त्रिपुरी राजधानी बन चुकी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप छत्तीसगढ़ में रहेगा। तो अगली क्लास के लिए आप लोग इंतजार करिएगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा विद्यार्थियों। आई होप आप लोगों को इतनी क्लास पसंद आई होगी, पर आप लोगों के समर्थन से डेफिनेटली हम हर वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे।